रात को नवाज़ ने साबित किया कि अच्छा खेलने के लिए मैदान में रहना ज़रूरी होता और अगर नवाज़ शरीफ भी इसी तरह मैदान में रहते तो फिर भी कोई उनकी इज़्ज़त होती, लेकिन इस नवाज़ से उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि मैदान छोड़ के भागे नहीं जाते और फिर ये नहीं करते कि वापस ही नहीं आना। बहरहाल एक ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की कौम को, एक बड़ी मुश्किलात में घिरी हुई है और मुश्किलात में भी ये जो है हम जो घिरे हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर तो इस हुकूमत की नाअहली की वजह से ही घिरे हैं। आज से 2.5 महीने पहले 2.5-3 महीने पहले जब मेट ऑफिस ने कह दिया था कि पाकिस्तान में बारिशें इस बार रूटीन से ज़्यादा होंगी, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये शहबाज गिल को अगवा करके टॉर्चर करने के प्लानिंग कर रहे थे, इमरान खान के ऊपर टेररिज्म केसेस बनाने के ऊपर कर रहे थे, हमारे ऊपर तौहीन मज़हब के मुकदमे दर्ज करने के उस वक्त प्लान कर रहे थे। और यही इनका जो दिमाग ख़राब है कि जो भी इनके ख़िलाफ़ है ये उसको चाहते हैं कि उसको सफ़ा हिस्ती से ही मिटा दिया जाए और सियासत के बजाय ये कोशिश करते हैं कि अपने मुखालफों को साजिशों से उनका मुकाबला जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और अब तो माशाल्लाह दो बहुत ही बड़े ब्रेन जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो गए हैं। पहले ये था कि ये बेनज़ीर के ख़िलाफ़ करते थे और उनको भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे। अब माशाल्लाह जरदारी साहब और नवाज शरीफ चूँकि इकट्ठे हो गए हैं और इंटरेस्ट भी इकट्ठे हैं, लिहाजा अब उनके लिए उनको सवाए इमरान खान के कोई और नज़र नहीं आ रहा। और आप देख रहे हैं कि रात से ही सारे शहबाज शरीफ से लेके तो सारे ही जो पीछे हम सरकार है, जैसे शहबाज शरीफ के साथ ने कवाली शुरू की तो पीछे सारे हम नवाज जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी और एक ही राग जो है वो अलाप रहे हैं कि जी इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हो गया है और हटा उसको किसी तरीके से खुदा के लिए फ़ौज और जुडिशरी आपस में मिल जाएं और खुदा के लिए इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि बैलेट से तो इसका मुकाबला नहीं होता। सो ये एक सोच है इस वक्त इन महापुरखों की जिनके ऊपर वो लगे हुए हैं। बहरहाल सारी सोचें पूरी नहीं होती, सारी गुफ्तगू जो है वो इस तरह से नहीं होती और लोग अच्छी तरह इन किरदारों को पहचानते हैं और कुछ को हम याद कराते रहेंगे कि ये कोशिश कि आप इमरान खान को, उनके करीबी साथियों को सियासत के मैदान से हटाकर पाकिस्तान में अपने बच्चों की फिर बच्चों के बच्चों की आप जो हुकूमत है उसको आप बचा सकेंगे, ये पाकिस्तान के अवाम ने नहीं होने देना। लोगों को इतनी शदीद नफ़रत है इस वक्त इस मौजूदा हुक्मरान टोले से। ये बेचारे जो है आप देखिए कल क्या हुआ, वो अता जो है तारड़ जो कुछ अर्सा पहले टेरर बने हुए थे, 4 छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मनाल रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो देख के उनको हंसना शुरू किया। उन्होंने पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो माशाल्लाह वहाँ से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से उन बच्चों की तस्वीरें निकाली, उनको जाके जो है वो जेल में बंद कर दिया। तो कोई शर्म होनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, इससे पहले एहसन इकबाल है, इससे पहले बाकी लोग हैं, मैं ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे बैठ के तकरीरें कर रहा है और ये शहबाज शरीफ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सिक्योरिटी के बगैर अपने हलकों में भी बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त जो इनकी हालात हैं, ये जो सारे इस वक्त चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त पीडीएम के, ये पाकिस्तानी जहाँ पे भी है, पाकिस्तान के अंदर तो छोड़ दें, ये लंदन में बाहर नहीं निकल सकते। ये बाकी उसकी वजह है, उसकी वजह इनके करतूत है, जिस किस्म की इनकी एक पाकिस्तान के लोग जो हैं जितनी इनसे नफ़रत करते हैं और जिस तरह ये साजिशों के ज़रिए हुकूमत में आए हैं, इनके लिए तो बाहर बैठ के बर्गर खाना मुश्किल हो गया है, खाना खाना मुश्किल हो गया है। और ये अनफॉर्चुनेट है। कोई भी सियासतदान इस तरह के माहौल को और फिर ऊपर से गलती ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें, ये टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं नोइंगली कि पाकिस्तान 18 करोड़ जो हमारा इस वक्त 22 करोड़ जो लोग हैं और उनमें जो करोड़ों लोग इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं, 64% आबादी तो 30 साल से कम की आबादी है, 25 साल से कम की आबादी है। ये आबादी आपसे सख्त नाराज़ है और आप लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, ये तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान अगर अभी श्रीलंका नहीं बना है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से नहीं बना, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बना, क्योंकि हमने लोगों के जज्बात के आगे बंद बांधा हुआ है।
हमने लोगों को रोका हुआ है कि हमने पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीली लेके आनी है। एक गैर मुनज़्ज़म तरीके से फसाद के ज़रिए तब्दीली पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी, और अदरवाइज़ लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। और इसको आप इस तरह से ना लाइटली ना लें कि आज जिस तरह ख्वाजा आसफ ने बयान दिया कि जी इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर बड़ी लंबी लिटिगेशन आएगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं, हम इस हुकूमत का लिहाज कर रहे हैं, और इसलिए लिहाज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को हम एक मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक गैर मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ नहीं ले जाना चाहते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रात को जो इमरान खान ने बात की और उसके बाद आज एक बहुत बड़ा जो है वो एक इन्होंने शहबाज शरीफ और हमनवा जिस तरीके से आज जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं, उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। बड़ी उसकी सादा सी बात है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक बैकग्राउंड में इक़्तिदार में आई है। इनके पास अक्सरियत नहीं थी। इस वक्त जो 84 सीटों वाला शख्स है वो मुल्क में वज़ीर आज़म है, और 155 सीटों वाला इमरान खान जो है वो अपोजिशन में वो तो जलसे कर रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान में मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, अक़लियत की हुकूमत है, और मेजॉरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके ही आए हुए हैं, और इसलिए इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, इसलिए इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आए, और उस साजिश का भांडा, उसका बैकग्राउंड सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर जो इस वक्त वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने फोड़ा। खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। फोन और जिस तरफ इस साल के आप कर रहे हैं एक बड़ी तब्दीली उसमें तो ये नजर आ रहा है कि इमरान खान का जो कट हो है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। 1.5 साल के प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो नैस लेवल के ऊपर मुस्लिम लीग नून की नहीं आपकी बनी है, वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान के ऊपर हमला करने के, तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुर्शिद की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत तस्वीर साहब के पास आज 21 अक्लमंद ने कहा था वैसे आप ये था। अच्छा, इसके बाद यही जो गुफ्तगू है जो खुर्रम दस्तगीर ने आपके सामने कही कि वो क्यों, ये बैकग्राउंड मैं आपको एक्सप्लेन ही करना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है ये एक नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया हुआ। और ये क्यों आए, जैसे खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमें इसलिए हम आ गए कि हमें तो लग रहा था कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो डिसाइड हो जाएंगे और हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगले 15 साल जो है ये तो पीटीआई और इमरान खान जान ही नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये हुकूमत एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बाद ये हुकूमत जो है वो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आई। सो पहली बात ये है, ये हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये हुकूमत एक कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में आई, और इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लेन किया पहले खुर्रम दस्तगीर ने, अब इसी कॉन्स्पिरेसी को आगे एक्सप्लेन किया जावेद लतीफ़ ने, जो भी अभी वफाकी वजीर हैं। जावेद लतीफ़ साहब का भी जरा चला दीजिए। के अंदर अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो हमें लोग कहते थे कि तौर पर अदम एतमाद आ जाए, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कब क्यों रहा? मोबाइल लगा दे, बिकॉज
जब ये कट रहा है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने इसी चीज़ को मज़ीद आगे एक्सप्लेन किया कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊँ कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बताऊँ, फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सो हमारा एक बहुत नेचुरल, हमारी एक समझिए कि एक कोऑर्डिनेशन, एक हमारी जो सोच का, एक सोचने का अंदाज़ है, वो तहरीक इंसाफ का और फ़ौज का वो मिलता है, क्योंकि हम भी लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ग्रुप है। अब हमारा खदशा क्या है, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है, जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर ने और जिस तरीके से फिर जावेद लतीफ़ ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बात कही कि हम इस बैकग्राउंड में हमें लाया गया था और एक साजिश के ज़रिए जो है वो हम जो है वो इक़्तिदार हमने संभाला था। अब इस खदशा जो है हमारा वो ये है कि ये जो ग्रुप है, ना नवाज शरीफ की कोई जायदाद पाकिस्तान में है, ना मरियम नवाज की कोई पाकिस्तान में मेजर प्रॉपर्टी या कोई इंटरेस्ट है, ना ही जरदारी और बिलावल का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके रूट्स, जिनकी जड़ें पाकिस्तान से बाहर हैं। ये लंदन में इनकी बच्चे जो हैं, नवाज शरीफ के सारे बच्चे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद अदालत के अंदर अपने एफिडेविट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी कवानीन हम पे अप्लाई नहीं करते, ना ही हम पाकिस्तानी अदालतों को जवाब दें। लिहाजा नवाज शरीफ और उनके बच्चे तमाम के तमाम ब्रिटिशर्स हैं बकौल उनके। इसी तरह से जरदारी साहब की और बिलावल की, इनकी दुबई में जायदादें हैं, फ्रांस में जायदादें हैं और यूके में जायदादें हैं। पाकिस्तान के साथ उन लोगों का भी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा ये भी फिर अभी आपने देखा कि सिर्फ इक़्तिदार करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने तो वो फौरी तौर पे लाहौर में जो है वो वज़ीर आला थे। जो ही उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई है वो ख़त्म हुए और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, सबसे पहला काम हमजा शहबाज ने क्या किया, उन्होंने जहाज़ पकड़ा, लंदन चले गए और अब तक वापस नहीं आए। उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, उनके वालिद के ऊपर 14 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, 10 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा केस है, 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। उसके बाद इमरान खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान का बड़ा सीधा सीधा नुक्ता है, वो कह रहे हैं कि हम इस एलीट से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस एलीट से पाकिस्तान नहीं बचता तो क्या होगा? बड़ी सीधी बात है, इमरान खान को एलिमिनेट कर दीजिए सियासी तौर के ऊपर। उसके बाद अगले 40 साल, 20 साल मरियम के हैं, 20 साल बिलावल के हैं, फिर उसके बाद जो है वो मरियम के तो खैर माशाल्लाह अपना भी बेटे जो हैं वो जवान है, जुनैद साहब, फिर हम पाकिस्तान उनको दे दें तो अगले 50-60 साल तो पाकिस्तान फिर इन दोनों फैमिली के दरमियान घूमता रहे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये जिस तरीके से इन्होंने पावर ग्रैब किया है, जिस तरीके से इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपनी जो मामलात हैं उनको बनाया है और किया है, वो हमारे सामने है। पाकिस्तान से इनका क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान में तो, और पाकिस्तान की सुबह से ये जितने वफादार बने हुए हैं पाकिस्तान के कि जी हम तो फ़ौज को ये कह दिया, फ़ौज को वो कह दिया, बड़ा जुल्म हो गया। इनके अपने क्या ख्यालात थे फ़ौज के बारे में? डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स में, मेमो लीक्स में, मेमो गेट स्कैंडल क्या था? जरदारी ने और नवाज शरीफ ने तो लिटरली पाकिस्तान को बेच ही दिया था मेमो गेट और डॉन लीक्स करके। डॉन लीक्स में उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में इस रीजन में टेररिज्म पाकिस्तान करवा रहा है। और आपको पता है कि जब जो मुंबई का वाक़या हुआ, सबसे पहले जिस लीडर ने आके कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, वो कौन था? वो नवाज शरीफ थे। और यूनाइटेड नेशंस के ये जब हेग के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें किसका बयान पढ़ के सुनाया गया था? नवाज शरीफ को बयान पढ़ के सुनाया गया था। और नवाज शरीफ की जो फ़ौज के बारे में जो उनकी बयानात हैं, ख्यालात हैं, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। लेकिन बाकी भी जो लोग हैं उसमें, मसलन फजल रहमान ने फ़ौज के बारे में क्या कहा था, ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुना दीजिए। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो।
इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जनरलों, इसराइल की नौकरी ना किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नैलों, ये थे फजलुर रहमान साहब। अब इमरान खान का जो सवाल है बुनियादी तौर के ऊपर, वो सवाल इमरान खान का ये है कि ये बल्कि इससे पहले अगर हम सुना सकें जो मरियम नवाज के जलसे में जो बातें हुई थी, पहले वो भी दिखा दें। का नाम भी आर्मी चीफ के लिए तेरे और आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। इसके अलावा मरियम नवाज के अपने जलसों में जो नारे लग रहे हैं कि इसके पीछे वर्दी है, वो भी मुझे अब दोबारा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही फाश। अब सवाल बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि क्या ये सेट ऑफ पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, जिसका इलेक्शन जो है वो कानूनी नहीं है, जिसकी जो अपनी सियासी लेजिटिमेसी है वो कानूनी नहीं है, और ये अब भी, इससे पहले भी आप देख लें कि नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया लोगों के साथ। जनरल आसिफ नवाज साहब के साथ नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया। उनकी तो फैमिली ने बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया कि जनरल आसिफ नवाज की को जो दिल का दौरा पड़ा था, उसको नवाज शरीफ ने जहर दिल दिया था, और फिर आर्सेनिक का हुआ और फिर चीज़ें हुई। जनरल जहांगीर करामत साहब जैसे जो शरीफुल नफ्स जनरल थे, उनके साथ क्या किया गया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तो अभी आप 6 महीने पहले कह रहे थे कि उनकी लाश को यहाँ पे डी चौक में घसीटा जाए। आप तो नारे लगा रहे थे कि ये करना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। और फिर जनरल बाजवा साहब को जब आपने अपॉइंट किया था तो आपका ख्याल था कि जनरल बाजवा तो बिल्कुल जनाब हमारा एजेंडा लेके चलेंगे और ऐसे करेंगे। लेकिन ये जो सारे जर्नैल हैं ये पाकिस्तान की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपके एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते, ये आपको इस तरह से फेवरेटिज्म में नहीं पढ़ सकते। लिहाजा जो भी इस वक्त जर्नैल आते हैं वो पाकिस्तान की, ये तमाम सारे जो जर्नैल हैं इन्होंने तो खुद बंदूक उठा के लड़ाइयाँ की हुई हैं। अब ये जनरल बन गए हैं, लेकिन जब ये लड़ रहे थे तो क्या पता था कि गोली आके सीने पे लग जाती और वो भी उन शहीदों में होते जो आज हम में नहीं है। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं जो इस वक्त आए हैं ये एक निथरे हुए लोग हैं और ऊपर अपने सिस्टम में आए हैं। तो क्या हमें ये चाहिए, क्या पाकिस्तान का ये मुफाद होगा कि ये सियासी टोला पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से कंट्रोवर्शियल कर दे? क्या ये पाकिस्तान का मुफाद होगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़े लुटेरे हैं, जो पाकिस्तान के लिए असल सिक्योरिटी रिस्क है, वो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करें और इस तरह से वो मामलात को जो है वो आगे लेके चलें? ये इमरान खान का सवाल था। और इसके साथ साथ कोई शुबा ही नहीं है कि हमारी जो फ़ौज की क़यादत है उसकी मुहब्बल वतनी जो है वो किसी तौर के ऊपर, उसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, अभी आज ही खबर ये छपी है कि शहबाज शरीफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं लंदन और वो अप्रूवल लेंगे वहाँ पे नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ के नाम की। इससे बड़ी तौहीन पाकिस्तान की फ़ौज की क्या होगी कि एक मफरूर शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ है,
जो पाकिस्तान के निज़ाम से भागा हुआ है, वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देगा? क्या ये सिस्टम, क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के फ़ौज की इज्जत में इजाफा करेगा या उसमें कमी करेगा? इसको देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को सियासी अपने अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, उन्हें अलहदा करके जो है वो रखना चाहिए। और ये बड़ी कीमती इंस्टीट्यूशन है हमारे लिए, और इसको हमें कतई तौर के ऊपर सियासत में मुलव्वस नहीं करना। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज मैं अभी ख्वाजा आसिफ, मतलब एक इंतहाई, आप देखिए कि बदकिस्मती है कि ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, जो खुद इस कदर बेशर्म आदमी था, उसकी जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने कई दफ़ा चल चुकी हैं, उनको तो दोबारा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो खुद डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का और दुबई की कंपनी से तनख्वाह भी वसूल कर रहा था। अब एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर जिसने समरी मूव करनी है, जिसकी जो है ही कंप्रोमाइज, यानी जिसकी अपनी अखलाकी हैसियत ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से वो पाकिस्तान में काम कर रहा था लेकिन दुबई से तनख्वाह ले रहा था, उसने समरी मूव करनी है और कह रहे हैं कि अप्रूवल नवाज शरीफ देंगे, जो पाकिस्तान से भागा हुआ मफरूर मुजरम है। तो आप मुझे बताइए, इससे इज्जत में इजाफा होगा या इज्जत में कमी होगी? बाकी सारे मामलात जो हैं ये फ़ौज से मुतल्लिक बात नहीं है, ये पाकिस्तान की इस वक्त की जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो खुद एक मुफाद से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनके हाथों में इस तरह की डिसीजन मेकिंग देना समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की फ़ौज की कदर व मंजिलत में कमी होगी और इसलिए इसको इनके हाथ में नहीं देना चाहिए। बाकी पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, पाकिस्तान का जो बहरान है, वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का है। पाकिस्तान का जो बहरान है वो सियासी क़यादत की कानूनी हैसियत का है और वो उस वक़्त तक हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के अवाम एक नए इलेक्शन के तहत अपनी नई हुकूमत मुंतखब नहीं करते। मौजूदा हुकूमत एक मुतनाज़ा हुकूमत है जो मुंतखब नहीं हुई, जिसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है, और ये हुकूमत को जाना होगा। मुल्क में अवाम को यह हक देना होगा कि वो नए इंतखाबात के जरिए अपनी नई लीडरशिप चुने। शुक्रिया। अजीम सदीकी, चैनल 51 से। जी अजीम। तासुर ये दिया जा रहा है कि किसी बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फौज को मुतनाज़ बना रहे हैं। रात जिस किस्म का बयान फैसलाबाद में दिया गया, उसके बाद इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में मुशावरत हो रही है, कोई कार्रवाई भी हो सकती है आपके चेयरमैन के खिलाफ। क्या पार्टी के अंदर फवाद भाई कोई इस किस्म की लीडरशिप ने अपने चेयरमैन को बावर करवाया कि इस किस्म के बयानात से अफवाज पाकिस्तान में तब्दीली हो सकती है? थैंक यू सर। अजीम भाई, इसको कहते हैं सारी रात हीर रांझा का किस्सा सुनने के बाद कहा कि हीर मर्द थी, औरत था। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि इमरान खान का मतमा नज़र क्या था, और इसलिए ना रावलपिंडी का कोई इशू है, ना इस्लामाबाद का कोई इशू है, ना हमारा कोई इशू है। जो मुतनाज़ा लीडरशिप है उसने देखना है कि ये फैसला वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बता दें कि जो पॉपुलरिटी ग्राफ है इस वक्त पूरी पब्लिक का इमरान खान के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब कल के स्टेटमेंट के बाद जो एक बयानिया बनाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, वुज़रा की जानिब से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आप क्या समझते नहीं है कि इस वक्त एक बाकायदा साजिश की जा रही है इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान और फौज को आमने सामने लाकर खड़ा करें? जिन वुज़रा की अपनी हैसियत ये हो कि वो बाहर बैठ के खाना ना खा सके, जिन वुज़रा की अपनी औकात ये हो कि वो एक जाके बर्गर खुद अपना नहीं खा सकते और उनको गार्ड साथ रखने पड़ते हैं, पूरी इस्लामाबाद पुलिस को उनको गार्ड करना पड़ता है, वो क्या बयानियाँ बनाएंगे? ये लोग जो भी बात करेंगे वो इनके मुंह पे आएगी। तहरीक इंसाफ, जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे इस वक्त मौसर और बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान की, और ख़ुसूसन हमारी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की। और ये जो सारा तबका है, हमारी जो यूथ है, हमारी जो ख़वातीन हैं, वो जो बात PTI कर रही है वो उसके पीछे खड़ी है। ये डिस्क्रेडिटेड लोग जो हैं ये बयानियाँ नहीं बना सकते।
साहब ये बताएं कि जब साहब ये बता दें कि जब चेयरमैन तहरीके इंसाफ के मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कोई खुफिया रवाबत हुए हैं, कोई ऐसी बात है कि आइंदा का सियासी सेटअप के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा रही है? मेरा ख्याल है वो दिन गुजर गए हैं कि जब कमरों में बैठ के फैसले होते थे। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी गुफ्तगू होगी, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने होनी चाहिए। खुफिया मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान के लोग ही अब फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। साहब आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के मामले को सियासी अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, तो साबिक वज़ीर आज़म खुद उनकी बात जो है वो जलसे के अंदर कर रहे हैं, तो अखाड़े का हिस्सा तो तहरीक इंसाफ बना रही है। और दूसरा सवाल ये है कि टॉप 4 या 5 जर्नलों में से कोई एक आर्मी चीफ बनेगा, थोड़े ही कोई नून लीग या पीपल पार्टी कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ बना रही है, तो फिर आप इतने खौफजदा क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि इनके बस में हो तो कैप्टन सफदर को ही बना दें, लेकिन इशू यही है कि अभी पाकिस्तान आर्मी में प्रोफेशनलिज्म जिंदा है। दूसरी बात यह है कि हमने दोबारा जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, हमने जो हमारा जो इस वक्त मतमा नज़र था इमरान खान का, वो पाकिस्तान की फ़ौज के जो लीडरशिप है वो नहीं थी। हमने जो इस वक्त सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो फैसला कर रहे हैं, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। और मैं आपसे भी पूछता हूं कि अगर आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने प्रूव करना है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, जो खुद एक मफरूर मुजरम है, तो मुझे आप बताइए उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी। जाहिर है कि हमारी नज़र में उससे जो इज़्ज़त है उस पर फ़र्क आता है। अब आप भी ये बता दें कि आपने कहा कि जब अलर्ट जारी किए महकमा मौसमियात ने, तो वफाकी हुकूमत जो है वो आपके खिलाफ मुकदमे बनाने में मसरूफ थी। आपकी सूबों में हुकूमत है, आप लोगों ने क्या किया था? हमारे यहाँ जो भी मामलात हैं, जो भी करना था सूबों ने, इसलिए आप देखिए जिन 2 सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ PTI की हुकूमतें हैं, वहाँ की सूरत हाल देख लीजिए, और जहाँ PTI की हुकूमतें नहीं हैं वहाँ की सूरत हाल देख लीजिए। पंजाब में भी सैलाब कम नहीं आया, लिया में आप देखें, मियाँ वाली में देखें, सियालकोट में देखें, इन तमाम जगहों के ऊपर सैलाब नहीं आया था, लेकिन हमने अपने इकदामात से, मौसर इकदामात से इन इलाकों को कवर किया। इसी तरह से KP में अगर परवेज़ खट्टक ने आज से अपने दौर में नौशहरा के अंदर बंद ना बनाया होता तो आज नौशहरा आपको नजर ही ना आ रहा होता। चारसद्दा के ऊपर बंद ना बनाया होता, चारसद्दा ने बड़ा इफेक्ट होना था। यही वो इकदामात हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाए थे, जिनकी वजह से हमारे सूबों में सूरत हाल बहुत बेहतर रही। और सिंध की जो इस वक्त सूरत हाल है, 14 साल से वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आप देख लीजिए कि पूरा सिंध ही डूब गया है, क्योंकि जो बंद बनता है। और आपने उस दिन सुना बलूचिस्तान के तो एक चीफ इंजीनियर ने कहा कि 50% जो पैसा है जो बंद बनाने के लिए वो तो करप्शन में चला जाता है। तो जहाँ 50% करप्शन का रेट हुए है बलूचिस्तान में, वहाँ क्या बचना है? यही प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में और सिंध में कि तमाम जो इलाके हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि करप्ट हुकूमतों ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खाए हैं। अगर ना खाए होते तो जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलाके बचे हैं, वहाँ पे मौसर इकदामात हुए हैं, वही इकदामात वहाँ पे होते हैं। नवाज शरीफ साहब, जो इस वक्त आप लोग जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं, इस मौके पर आप लोगों की जानिब से मुलतवी किया जाना चाहिए था और एक अच्छा जस्चर देना चाहिए था, यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था वक्ती तौर पर? सबसे बड़ा जस्चर PTI ने ही दिया है। 5 अरब 55 करोड़ रुपया PTI के अलावा किस जमात ने जो है वो खड़ा किया है? मुझे आप बताइए, ये फजल रहमान वगैरह किधर हैं? ये जो अंसारुल इस्लाम जो है इधर आ गई थी इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करने, तो आप बताइए ना, वो तो उधर तो गए नहीं है। इस वक्त अगर कोई जमात पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए इफ़ेक्टिव काम कर रही है, चाहे हमारी दोनों हुकूमतें हों और ख़ुद हमारी पार्टी हो, इमरान खान की एक कॉल के ऊपर 5 अरब 55 करोड़ रुपया जो है वो जमा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला, और आप देखिए उस वक्त कह रहे थे कि पैसे पता नहीं कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, अब तक तकरीबन 2.5 अरब रुपया जो है वो आ भी चुका है, लोगों ने जमा भी करवा दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्या रुकावटें नहीं खड़ी की गई कि लोग जो पैसे भेज रहे हैं ओवरसीज उनके पैसे यहाँ एक्सेप्ट ना हो। ये तो इन लोगों की इस वक्त मॉरल हालत। थैंक यू। सर, जिस तरह पहले जब मैट ऑफिस ने कह दिया था कि पाकिस्तान जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह की हुकूमत हो रही है, या दूसरा ये बताइएगा कि जिन 12 लोगों के लिए ग्रांट इशू किए गए उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट का क्या स्टेटस? जिन 12 लोग के जिन 12 अरकान के खिलाफ जो है एक ग्रांट जारी किए गए, हाँ, उसके ऊपर बताइएगा।
पहला सवाल यही है कि जिस तरह खान साहब पंजाब के हुकूमत चाहते हैं, क्या वाकई परवेज इलाही आपके साथ वैसे ताउन कर रहे हैं? नहीं, परवेज इलाही साहब बड़ा तावन कर रहे हैं, इट्स गोइंग आउट ऑफ वे। इंशाल्लाह ताला दोनों में देखें, वो PMLQ एक अलहदा पार्टी है, PTI एक अलहदा पार्टी है, एक अपना अपना विजन होगा, लेकिन इस वक्त हमारा रिलेशनशिप जो है बड़ा कॉर्डियल जा रहा है। पहले जब मैट ऑफिस ने कह दिया था कि पाकिस्तान में बारिशें इस बार रूटीन से ज़्यादा होंगी, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये शहबाज गिल को अगवा करके टॉर्चर करने के प्लानिंग कर रहे थे, इमरान खान के ऊपर टेररिज्म केसेस बनाने के ऊपर कर रहे थे, हमारे ऊपर तौहीन मज़हब के मुकदमे दर्ज करने के उस वक्त प्लान कर रहे थे। और यही इनका जो दिमाग ख़राब है कि जो भी इनके ख़िलाफ़ है ये उसको चाहते हैं कि उसको सफ़ा हिस्ती से ही मिटा दिया जाए, और सियासत के बजाय ये कोशिश करते हैं कि अपने मुखालफों को साजिशों से उनका मुकाबला जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और अब तो माशाल्लाह दो बहुत ही बड़े ब्रेन जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो गए हैं। पहले ये था कि ये बेनज़ीर के ख़िलाफ़ करते थे और उनको भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे। अब माशाल्लाह जरदारी साहब और नवाज शरीफ चूँकि इकट्ठे हो गए हैं और इंटरेस्ट भी इकट्ठे हैं, लिहाजा अब उनके लिए उनको सवाए इमरान खान के कोई और नज़र नहीं आ रहा। और आप देख रहे हैं कि रात से ही सारे शहबाज शरीफ से लेके तो सारे ही जो पीछे हम सरकार है, जैसे शहबाज शरीफ के साथ ने कवाली शुरू की तो पीछे सारे हम नवाज जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी और एक ही राग जो है वो अलाप रहे हैं कि जी इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हो गया है और हटा उसको किसी तरीके से खुदा के लिए फ़ौज और जुडिशरी आपस में मिल जाएं और खुदा के लिए इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि बैलेट से तो इसका मुकाबला नहीं होता। सो ये एक सोच है इस वक्त इन महापुरखों की जिनके ऊपर वो लगे हुए हैं। बहरहाल सारी सोचें पूरी नहीं होती, सारी गुफ्तगू जो है वो इस तरह से नहीं होती और लोग अच्छी तरह इन किरदारों को पहचानते हैं और कुछ को हम याद कराते रहेंगे कि ये कोशिश कि आप इमरान खान को, उनके करीबी साथियों को सियासत के मैदान से हटाकर पाकिस्तान में अपने बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की आप जो हुकूमत है उसको आप बचा सकेंगे, ये पाकिस्तान के अवाम ने नहीं होने देना। लोगों को इतनी शदीद नफ़रत है इस वक्त इस मौजूदा हुक्मरान टोले से। ये बेचारे जो है, आप देखिए कल क्या हुआ, वो अता जो है तारड़ जो कुछ अर्सा पहले टेरर बने हुए थे, 4 छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मनाल रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो देख के उनको हंसना शुरू किया। उन्होंने पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो माशाल्लाह वहाँ से उन्होंने CCTV फुटेज से उन बच्चों की तस्वीरें निकाली, उनको जाके जो है वो जेल में बंद कर दिया। तो कोई शर्म होनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, इससे पहले एहसन इकबाल है, इससे पहले बाकी लोग हैं, मैं ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे बैठ के तकरीरें कर रहा है और ये शहबाज शरीफ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सिक्योरिटी के बगैर अपने हलकों में भी बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त जो इनकी हालात हैं, ये जो सारे इस वक्त चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त PDM के, ये पाकिस्तानी जहाँ पे भी है, पाकिस्तान के अंदर तो छोड़ दें, ये लंदन में बाहर नहीं निकल सकते। ये बाकी उसकी वजह है, उसकी वजह इनके करतूत है, जिस किस्म की इनकी एक पाकिस्तान के लोग जो हैं जितने इनसे नफ़रत करते हैं और जिस तरह ये साजिशों के ज़रिए हुकूमत में आए हैं, इनके लिए तो बाहर बैठ के बर्गर खाना मुश्किल हो गया है, खाना खाना मुश्किल हो गया है। और ये अनफॉर्चुनेट है। कोई भी सियासतदान इस तरह के माहौल को, और फिर ऊपर से गलती ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें, ये टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं नोइंगली कि पाकिस्तान 18 करोड़, जो हमारा इस वक्त 22 करोड़ जो लोग हैं और उनमें जो करोड़ों लोग इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं, 64% आबादी, तो 30 साल से कम की आबादी है, 25 साल से कम की आबादी है। ये आबादी आपसे सख्त नाराज़ है और आप लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, ये तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान अगर अभी श्रीलंका नहीं बना है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से नहीं बना, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बना, क्योंकि हमने लोगों के जज्बात के आगे बंद बांधा हुआ है। हमने लोगों को रोका हुआ है कि हमने पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीली लेके आनी है। एक गैर मुनज़्ज़म तरीके से फसाद के ज़रिए तब्दीली पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी और अदरवाइज़ लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। और इसको आप इस तरह से ना लाइटली ना लें कि आज जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि जी इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर बड़ी लंबी लिटिगेशन आएगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं,
हम इस हुकूमत का लिहाज कर रहे हैं, और इसलिए लिहाज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को हम एक मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक गैर मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ नहीं ले जाना चाहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रात को जो इमरान खान ने बात की और उसके बाद आज एक बहुत बड़ा जो है वो एक इन्होंने शहबाज शरीफ और हमनवा जिस तरीके से आज जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं, उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। बड़ी उसकी सादा सी बात है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक बैकग्राउंड में इक़्तिदार में आई है, इनके पास अक्सरियत नहीं थी। इस वक्त जो 84 सीटों वाला शख्स है वो मुल्क में वज़ीर आज़म है, और 155 सीटों वाला इमरान खान जो है वो अपोजिशन में वो तो जलसे कर रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान में मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, अक़लियत की हुकूमत है, और मेजॉरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके ही आए हुए हैं, और इसलिए इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, इसलिए इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आए, और उस साजिश का भांडा, उसका बैकग्राउंड सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर जो इस वक्त वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने फोड़ा। खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। फोन और जिस तरफ इस साल के आखिर में बड़ी तब्दीली उसमें तो ये नजर आता है कि इमरान खान का कट हो जाएगी तो अगले 15 साल रहेगा। अगर इस तरह हालात में 1.5 साल के प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, तो उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो मैस लेवल के ऊपर मुस्लिम लीग नून की नहीं आपकी बनी है, वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान के ऊपर हमला करने के, तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुशीद की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का। दस्तगीर साहब के पास आए थे, किस अकलमंद ने कहा था वैसे आप ये था। अच्छा, इसके बाद यही जो गुफ्तगू है जो खुर्रम दस्तगीर ने आपके सामने कही कि वो क्यों, ये बैकग्राउंड मैं आपको एक्सप्लेन ही करना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है ये एक नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया हुआ। और ये क्यों आए, जैसे खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमें इसलिए हम आ गए कि हमें तो लग रहा था कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो डिसाइड हो जाएंगे और हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगले 15 साल जो है ये तो पीटीआई और इमरान खान जान ही नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये हुकूमत एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बाद ये हुकूमत जो है वो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आई। सो पहली बात ये है, ये हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये हुकूमत एक कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में आई, और इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लेन किया पहले खुर्रम दस्तगीर ने, अब इसी कॉन्स्पिरेसी को आगे एक्सप्लेन किया जावेद लतीफ़ ने, जो भी अभी वफाकी वजीर हैं। जावेद लतीफ़ साहब का भी जरा चला दीजिए। के अंदर अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो हमें लोग कहते थे कि तौर पर अदम एतमाद आ जाए, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, कब क्यों मोबाइल लगा दे, बिकॉज जब ये कट रहा है। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने इसी चीज़ को मज़ीद आगे एक्सप्लेन किया कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बताऊं, फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज ग्रुप है, और तहरीके इंसाफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सो हमारा एक बहुत नेचुरल, हमारी एक समझिए कि एक कोऑर्डिनेशन, एक हमारी जो सोच का, एक सोचने का अंदाज़ है
वो तहरीक इंसाफ का और फ़ौज का वो मिलता है, क्योंकि हम भी लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ग्रुप है। अब हमारा खदशा क्या है, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है, जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर ने और जिस तरीके से फिर जावेद लतीफ़ ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बात कही कि हम इस बैकग्राउंड में हमें लाया गया था और एक साजिश के ज़रिए जो है वो हम जो है वो इक़्तिदार हमने संभाला था। अब इस खदशा जो है हमारा वो ये है कि ये जो ग्रुप है, ना नवाज शरीफ की कोई जायदाद पाकिस्तान में है, ना मरियम नवाज की कोई पाकिस्तान में मेजर प्रॉपर्टी या कोई इंटरेस्ट है, ना ही जरदारी और बिलावल का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके रूट्स, जिनकी जड़ें पाकिस्तान से बाहर है। ये लंदन में इनकी बच्चे जो हैं, नवाज शरीफ के सारे बच्चे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद अदालत के अंदर अपने एफिडेविट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी कवानीन हम पे अप्लाई नहीं करते, ना ही हम पाकिस्तानी अदालतों को जवाब दें। लिहाजा नवाज शरीफ और उनके बच्चे तमाम के तमाम ब्रिटिशर्स हैं बकौल उनके। इसी तरह से जरदारी साहब की और बिलावल की, इनकी दुबई में जायदादें हैं, फ्रांस में जायदादें हैं और यूके में जायदादें हैं। पाकिस्तान के साथ उन लोगों का भी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा ये भी फिर अभी आपने देखा कि सिर्फ इक़्तिदार करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने तो वो फौरी तौर पे लाहौर में जो है वो वज़ीर आला थे। जो ही उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई है वो ख़त्म हुए और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, सबसे पहला काम हमजा शहबाज ने क्या किया, उन्होंने जहाज़ पकड़ा, लंदन चले गए और अब तक वापस नहीं आए। उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, उनके वालिद के ऊपर 14 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, 10 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा केस है, 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। उसके बाद इमरान खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान का बड़ा सीधा सीधा नुक्ता है। वो कह रहे हैं कि हम इस एलीट से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस एलीट से पाकिस्तान नहीं बचता तो क्या होगा? बड़ी सीधी बात है, इमरान खान को एलिमिनेट कर दीजिए सियासी तौर के ऊपर। उसके बाद अगले 40 साल, 20 साल मरियम के हैं, 20 साल बिलावल के हैं, फिर उसके बाद जो है वो मरियम के तो खैर माशाल्लाह अपना भी बेटे जो हैं वो जवान है, जुनैद साहब, फिर हम पाकिस्तान उनको दे दें तो अगले 50-60 साल तो पाकिस्तान फिर इन दोनों फैमिली के दरमियान घूमता रहे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये जिस तरीके से इन्होंने पावर ग्रैब किया है, जिस तरीके से इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपनी जो मामलात हैं उनको बनाया है और किया है, वो हमारे सामने है। पाकिस्तान से इनका क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान में तो, और पाकिस्तान की सुबह से ये जितने वफादार बने हुए हैं पाकिस्तान के कि जी हम तो फ़ौज को ये कह दिया, फ़ौज को वो कह दिया, बड़ा जुल्म हो गया। इनके अपने क्या ख्यालात थे फ़ौज के बारे में? डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स में, मेमो लीक्स में, मेमो गेट स्कैंडल क्या था? जरदारी ने और नवाज शरीफ ने तो लिटरली पाकिस्तान को बेच ही दिया था मेमो गेट और डॉन लीक्स करके। डॉन लीक्स में उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में इस रीजन में टेररिज्म पाकिस्तान करवा रहा है। और आपको पता है कि जब जो मुंबई का वाक़या हुआ, सबसे पहले जिस लीडर ने आके कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, वो कौन था? वो नवाज शरीफ थे। और यूनाइटेड नेशंस के ये जब हेग के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें किसका बयान पढ़ के सुनाया गया था? नवाज शरीफ को बयान पढ़ के सुनाया गया था। और नवाज शरीफ की जो फ़ौज के बारे में जो उनकी बयानात हैं, ख्यालात हैं, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। लेकिन बाकी भी जो लोग हैं उसमें, मसलन फजलुर रहमान ने फ़ौज के बारे में क्या कहा था, ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुना दीजिए। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जनरलों, इसराइल की नौकरी ना किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नलों, ये थे फजलुर रहमान साहब। अब इमरान खान का जो सवाल है बुनियादी तौर के ऊपर, वो सवाल इमरान खान का ये है कि ये बल्कि इससे पहले अगर हम सुना सकें जो मरियम नवाज़ के जलसे में जो बातें हुई थी,
पहले वो भी दिखा दो। का नाम भी आर्मी चीफ के लिए मेरे और आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है इसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। इसके अलावा मरियम नवाज़ के अपने जलसों में जो नारे लग रहे हैं कि इसके पीछे वर्दी है, वो भी मुझे अब दोबारा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही फाश। अब सवाल बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि क्या ये सेट ऑफ पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, जिसका इलेक्शन जो है वो कानूनी नहीं है, जिसकी जो अपनी सियासी लेजिटिमेसी है वो कानूनी नहीं है, और ये अब भी, इससे पहले भी आप देख लें कि नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया लोगों के साथ। जनरल आसिफ नवाज साहब के साथ नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया। उनकी तो फैमिली ने बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया कि जनरल आसिफ नवाज की को जो दिल का दौरा पड़ा था उसको नवाज शरीफ ने जहर दिल दिया था, और फिर आर्सेनिक का हुआ और फिर चीज़ें हुई। जनरल जहांगीर करामत साहब जैसे जो शरीफुल नफ्स जनरल थे, उनके साथ क्या किया गया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तो अभी आप 6 महीने पहले कह रहे थे कि उनकी लाश को यहाँ पे डी चौक में घसीटा जाए। आप तो नारे लगा रहे थे कि ये करना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। और फिर जनरल बाजवा साहब को जब आपने अपॉइंट किया था तो आपका ख्याल था कि जनरल बाजवा तो बिल्कुल जनाब हमारा एजेंडा लेके चलेंगे और ऐसे करेंगे। लेकिन ये जो सारे जर्नैल हैं ये पाकिस्तान की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपके एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते, ये आपको इस तरह से फेवरेटिज्म में नहीं पढ़ सकते। लिहाजा जो भी इस वक्त जर्नैल आते हैं वो पाकिस्तान की, ये तमाम सारे जो जर्नैल हैं इन्होंने तो खुद बंदूक उठा के लड़ाइयाँ की हुई हैं। अब ये जनरल बन गए हैं, लेकिन जब ये लड़ रहे थे तो क्या पता था कि गोली आके सीने पे लग जाती।